नमस्ते दोस्तों। जिस जिस पर यह दुनिया हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसका सिंपल मतलब है कि जो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका सिलेक्शन हो जाए। बहुत से लोग इस बार भी जो 2023 का रिजल्ट आया है उसमें 6 अटेम्प्ट दिए हैं, 7 अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, और जाकर लास्ट में सेलेक्ट हुए हैं। तो लोगों को कोई परवाह नहीं है आप कितने समय तक जूझ रहे हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पे दुनिया हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। इसलिए दूसरों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। खास के जो नेगेटिव बातें, 90% लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें ही कहेंगे, वो आपको हतोत्साहित ही करेंगे। उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहना है और अपने प्रिपरेशन के लिए हमेशा से कठिन परिश्रम करते रहना है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ आज का हम लोग डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। आज का डेट है 24 अप्रैल 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे कि लगातार जो है पतंजलि पे केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिर से जो है उसे बुलाया है क्योंकि यहाँ पे मामला जो है भ्रामक विज्ञापनों का है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि पतंजलि के द्वारा लगातार जो है मिसलीडिंग एड्स दिए गए थे। यहाँ पे अगर कोविड का एग्जाम्पल लिया जाए तो एक कोरोनिल नाम की दवा थी जिसमें एक फेक डब्ल्यूएचओ का सर्टिफिकेट लिया गया था जो कि पूर्णतः जो था अवैध था। ठीक है, डब्ल्यूएचओ से कोई संबंध नहीं था। ये पूरा का पूरा जो डब्ल्यूएचओ का सर्टिफिकेशन था ये फेक था। उसके बाद कोविड का जो वैक्सीनेशन हो रहा था उसको भी हतोत्साहित किया गया था पतंजलि के द्वारा और कहा गया था कि ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला है और सिर्फ मेरा ही मेडिसिन का उपयोग करें, कोरोनिल का उपयोग करें अगर कोविड से बचना है तो। ऐसे मिसलीडिंग एड्स बहुत ज्यादा जो है प्रसारित किए गए थे पतंजलि के द्वारा। ठीक है, और अभी हाल ही में पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब माफीनामा आपने कितने न्यूज़पेपर में पब्लिश किए हैं, तो पतंजलि ने कहा कि मैंने 63 न्यूज़पेपर में पब्लिश किए हैं। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी तक तो क्लियरली दिख ही नहीं रहा है आपका अपॉलॉजी लेटर जितने भी न्यूज़पेपर हैं। तो पूछा गया कि आपने साइज कितना दिया है, तो छोटा साइज दिया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फिर से ऑर्डर आया कि आप फ्रंट पेज में एक फुल पेज माफीनामा देंगे सभी न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या कारण है जिसके कारण पतंजलि पे इतने ज्यादा जो है मिसलीडिंग एड्स का आरोप लगाया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि सरकार को भ्रामक विज्ञापनों का इस्तेमाल करने वाली एफएमसीजी कंपनियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उसी को कहा जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, उसी पे जो है लगातार कार्रवाई करने की बात की गई है और यहाँ पे एक वर्ड और उपयोग किया गया है, एक्टिव इटसेल्फ, मतलब कि कोर्ट्स को इस पे जो है स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हम लोग हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे कि क्या क्या मिसकंसेप्शन थे, क्या क्या मिसकंसेप्शन जो है स्प्रेड किए गए थे। ठीक है, और लगातार जो है पतंजलि के द्वारा एलोपैथी पे एलिगेशंस लगाए गए थे। ठीक है, कि ये बेकार के जितने भी डॉक्टर्स हैं वो बेकार है। तो इसलिए जो है यहाँ पे आईएमसी के द्वारा, मतलब कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो है एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तभी से जो है यहाँ पे बहुत से मामले सामने आए हैं मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का पतंजलि के लिए। ठीक है, एलोपैथी को जो है मूर्खतापूर्ण और दिवालिया विज्ञान कहा गया था पतंजलि के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे यह भी क्लियर कहा गया था कि जो कोविड 19 में मौत हुई है उसका जिम्मेदार जो है वो एलोपैथिक दवाएं हैं। ठीक है, तो यही बात कहा जाता है, आईएमए ने कहा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि पतंजलि पर झूठी अफवाहें फैलाकर महामारी के दौरान वैक्सीन को रोकने का प्रयास किया गया था, हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या होता है उसको विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण क्या होता है। ठीक है, क्या क्या इसमें शक्तियां दी गई है। ठीक है, ये निकाय जो है वो वैधानिक है। उसके बाद डोमा एक्ट क्या होता है, डोमा एक्ट 1954, इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, और एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उत्तराखंड के सरकार को भी फटकार लगाया गया है कि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट की नोटिस देने के बावजूद, उसे बुलावा भेजने के बावजूद जो है पतंजलि के द्वारा रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये इतने सारे कार्रवाई कैसे कर रहे हैं बिना राज्य सरकार के गठजोड़ के। तो यहाँ पे बहुत से सवाल उठाए गए हैं जिसको हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से देखेंगे। उसके बाद वीडियो को लास्ट में जो है हम लोग 5 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी के पैटर्न पे है, जो यूपीएससी के पीटी के 2024 के
एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो आर्टिकल है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम। ठीक है, मतलब कि शहरी क्षेत्रों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना था उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, हर एक फीचर्स को इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो लाया गया था आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। क्या उद्देश्य था, सभी पात्र लाभार्थियों को हर मौसम में पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए ही प्रधानमंत्री आवास योजना लाया गया था। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या थी, इसमें मुख्यतः जो है 4 कार्य क्षेत्र बनाए गए थे, जैसे BLC हो गया, AHP हो गया, ये क्या होता है। ठीक है, हर एक चीज को विस्तार से पढ़ लेंगे, चाहे वो जितने भी सब कैटेगरी हैं उसमें क्या क्या पारिवारिक आय निर्धारित किया गया है प्रधानमंत्री आय योजना के लिए, हर एक चीज को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल है कम गरीब और अधिक समान देश की ओर। यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि अगर किसी भी देश को उच्च आर्थिक विकास और असमानता को अगर कम करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो बस मानव विकास में सुधार किया जाए और गरीबी को कम किया जाए, तभी जाकर कोई भी देश जो है अपनी उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, अपने देश में असमानता को कम करने में सफल हो पाएगा। इसी के लिए जो है एक रिपोर्ट लाया गया है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, ये मेनली जो है एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है। ठीक है, जो कि मेनली फोकस्ड होता है किसी भी देश की इनइक्वालिटी, असमानता पे, ठीक है, और पब्लिक पॉलिसीज पे, जिस तरह से पेपर वर्क काम होता है, कहीं पे भी इनकम को बढ़ाने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए क्या क्या कार्य किए जाते हैं, इसी पे जो है ये बेस्ड होता है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें मेनली जो बताया गया है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में जो है लगभग मात्र 1% आबादी के पास जो है मैक्सिमम आय है। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 22.6% देश के शीर्ष 1% लोगों के पास है, जो पिछले 100 सालों में सबसे अधिक है। और केवल शीर्ष 0.1% आबादी ने भारत में राष्ट्रीय आय का लगभग 10% अर्जित किए हुए। तो ये जो आय की असमानता है, इसी को कम करने की बात की जा रही है, तभी जाकर हम लोग अपने उच्च आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ठीक, और यहाँ पे एक और शब्द यहाँ पे यूज किया गया है, अरबपति राज। ठीक है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ ही जो हैं अमीर लोग हैं भारत के, जो कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति को भी नियंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, जो आय की असमानता को और बढ़ा रहा है और गरीबी के जो गैप्स हैं, जो पॉवर्टी के गैप्स हैं, वो और बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही है इन अमीरों को ध्यान में रख के बनाई जा रही है। इसी की बात यहाँ पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब में की जा रही है। ठीक है, जहां यहाँ पे बात की जा रही है, कुछ देश का एग्जाम्पल लिया गया है, चाइना हो गया या फिर वियतनाम हो गया, उसने भी अपने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए सबसे पहले मानव विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। उसी कारण जो है चीन और वियतनाम में आय जो है वो भारत में आय की तुलना में 35 से 50% बढ़ गया। इसलिए भारत को भी कहा जा रहा है कि भारत को सबसे पहले अपने मानव विकास में सुधार करना चाहिए, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना चाहिए, रोजगार का ज्यादा से ज्यादा सृजन करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग गरीबी को कम कर सके, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि जितने भी सब्सिडी दिए जाते हैं गरीबों को, ठीक है, या फिर जो अनाज दिए जाते हैं, उससे गरीबी कम नहीं होती है। अगर उसे रोजगार नहीं मिलता है तब तक उसकी गरीबी कम नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में हर एक चीज को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। ठीक है, कि कैसे गरीबी को कम करना है, आय की असमानता को कम किया जाए, जिससे कि देश उच्च आर्थिक विकास को प्राप्त करने में सफल हो सके। उसके बाद अगला आर्टिकल है कि अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मानवाधिकारों का काफी हनन हो रहा है। यहाँ पे अमेरिका के विदेश विभाग ने अपनी 2023 की ह्यूमन राइट्स में कहा है कि जो मानवाधिकार प्रथाओं का एक देशवार संकलन करता है। इसी में बहुत सी बातें की गई है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में लगातार जो है मानवाधिकार का हनन हो रहा है, चाहे व्यक्तियों को डराना धमकाना हो, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी हो या हिरासत में लेना हो, जुर्म कबूल करने के लिए अनेक प्रकार का उत्पीड़न करना हो, बार बार इंटरनेट को बंद किया जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है, या फिर दूरसंचार को अवरुद्ध किया जा रहा है, नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों की निगरानी लगातार की जा रही है। ठीक है, लगातार एप्पल जो है वो अलर्ट मैसेज भेज रहा है। ठीक है, तो यही सारी चीजों को इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद कुकी, मैतेई
जातीय समूह में जो भी जातीय संघर्ष हुए वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा संतोषजनक कदम नहीं उठाए गए। ठीक है, वही बात कहा जा रहा है कि सरकार ने मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए न्यूनतम विश्वसनीय कदम उठाने में सक्षम नहीं रह पाई। ठीक है, उसके बाद सरकार द्वारा लगभग 1800 एनजीओ के पंजीकरण को रद्द किया गया जो उनके विरुद्ध विचारधारा के थे। तो ये कहीं ना कहीं भारत में मानवाधिकार के हनन के विभिन्न केसेस को यहाँ पे दर्शा रहा है। आतंकवाद समूहों द्वारा मुसलमानों और दलितों को मवेशियों के परिवहन या फिर वहन के लिए मारना, तो ये सारी चीजें जो है इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल है पतंजलि केस के लिए। ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि हमें हर एक कोर्ट्स को जो है एक एक्टिवेट इटसेल्फ स्वतः संज्ञान लेने की आवश्यकता है जहां पे मामला हो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का। यहाँ पे सिंपली बात की गई है एक मेडिसिन, ठीक है, जहाँ पे बेबीज बच्चों के लिए हो या फिर स्कूल चिल्ड्रंस के लिए अगर कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाता है और वहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो करता है वो कहीं ना कहीं मिसलीड होता है। ठीक है, जहाँ पे सही जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है, तो जाकर न्यायालय को स्वतः से संज्ञान लेकर एक निश्चित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को कहा कि केंद्र को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के खिलाफ खुद को सक्रिय करना चाहिए अगर वे भरोसेमंद उपभोक्ताओं खासकर शिशुओं और स्कूली बच्चों वाले परिवारों को लक्षित करने के लिए अपने उत्पादों के बारे में भ्रामक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, जैसे कि शिशुओं के लिए उत्पादों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले विज्ञापन है या केंद्र सरकार की जांच के अधीन है। यदि ये विज्ञापन शिशुओं और बच्चों को लक्षित करते हैं, यदि ऐसा हो रहा है तो संघ को सक्रिय रहना होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत से एलिगेशन जो थे पतंजलि के द्वारा जो है एलोपैथी पे लगाए गए थे। ठीक है, तो आईएमए के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी जो है बहुत से आरोप लगाए गए। क्लियर कहा गया कि ये जो है एलोपैथी को बहुत गलत तरीके से यहाँ पे दुष्प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एलोपैथी को यहाँ पे मूर्खतापूर्ण कहा जा रहा है और दिवालिया विज्ञान के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है एलोपैथी को पतंजलि के द्वारा। और यहाँ पे दावा किया गया है कि एलोपैथिक दवा जो है वो कोविड-19 मौतों का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। ठीक है, तो आईएमए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि पर झूठी अफवाहें फैलाकर महामारी के दौरान वैक्सीन को भी हतोत्साहित किया था। ठीक है, आईएमए का दावा है कि आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ ये हमले जो है वो पतंजलि के उत्पादों के उपयोग के माध्यम से कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में झूठे और निराधार दावे करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं पतंजलि ने क्या कहा था कि टाइटल ऑफ एडवर्टीजमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट इज मिसकंसेप्शंस स्प्रेडेड बाय एलोपैथी, सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शंस स्प्रेडेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज, ये कहा गया था पतंजलि के द्वारा। ठीक है, इसी कारण जो है यहाँ पे आईएमए के द्वारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसके कारण जो है पतंजलि के बहुत से झूठ सामने आए। ठीक है, जैसे वो कोरोनिल की बात की जाए, जिससे कहा गया था, दावा किया गया था पतंजलि के द्वारा कि ये कोविड को बहुत अच्छे तरीके से तुरंत ही ठीक कर देता है। और इसमें डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ी बात है, इसमें डब्ल्यूएचओ का सर्टिफिकेशन था जो पूर्णतः फेक था, जिसका डब्ल्यूएचओ से कोई भी, और डब्ल्यूएचओ ये सर्टिफिकेट देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं है। अब इसी में आगे देख लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने अगले आदेश पारित होने तक उनके उत्पादों के विपणन पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ठीक है, तो क्या होता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ये ध्यान रखिएगा, 1986 को प्रतिस्थापित किया था और उपभोक्ता चिंताओं को दूर करने में इसके दायरे को व्यापक करने का प्रयास किया गया था। नया अधिनियम किसी भी वस्तु या सेवा की गुणवत्ता या फिर मात्रा के संबंध में गलत जानकारी प्रदान करने और भ्रामक विज्ञापनों जैसे अपराधों को चिन्हित करता है और उस पर सही कार्रवाई करता है। और इसमें यह भी निर्दिष्ट किया गया है इस नए अधिनियम में कि यदि सामान और सेवाएं खतरनाक या फिर असुरक्षित पाई जाती है तो उस पर एक निश्चित कार्रवाई की जाएगी। और यह अधिनियम जुलाई 2020 में लागू हुआ और यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और अपने विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए, इसी को कहा जाता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी एक्ट 2019। ठीक है, तो सीसीपीए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा
10 के तहत गठित, ये ध्यान रखिएगा, सीसीपीए जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है ये एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और इसके अधिदेश क्या है, तो अनुचित व्यापार प्रथाओं और जनता और उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक झूठे और भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसकर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य कार्य है सीसीपीए का, ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का। तो इसमें मंत्रालय कौन सा है संबंधित, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है यहाँ पे सीसीपीए से संबंधित है। सीसीपीए की शक्तियां क्या क्या है, तो उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और शिकायतों और मुकदमा चलाना, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश, अनुचित व्यापार प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करने का आदेश। चौथा जो है भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं, समर्थकों और प्रकाशकों पर जुर्माना लगाना। तो ये सारे कार्य जो हैं सीसीपीए के हैं, जिसका एक्ट जो है 2019 से, ये ध्यान रखिएगा। डोमा एक्ट 1954, ठीक है, बहुत ही आवश्यक है। डोमा को ही कहा जाता है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट, डीएमआरए 1954, ठीक है, इसी को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो पतंजलि के खिलाफ कानूनी तर्क क्या क्या दिए गए हैं, तो कानूनों का उल्लंघन किस तरह से किया गया है, तो आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने क्या तर्क दिया है कि पतंजलि के विज्ञापनों ने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन किया है, ठीक है। तो इसके क्या क्या कानूनी प्रावधान है डोमा एक्ट 1954 का, तो डोमा की धारा 4 के तहत दबावों के संबंध में यहाँ पे क्लियर कहा जाता है। बहुत बार जो है लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं कि क्यों बार बार पतंजलि को ही निशाना बनाया जा रहा है, बॉर्नविटा हो गया, इसको निशाना क्यों नहीं बनाया जा रहा है, भारतीय कंपनी है इसे ही निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो यहाँ बात है ना, ये मेडिसिन की बात है जिसे लोग मैंडेटरी जरूरी लेते हैं, और जो बॉर्नविटा हो गया या हॉर्लिक्स हो गया ये ऑप्शनल चीजें हैं, ठीक है। और मेडिसिन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है और उसकी गुणवत्ता बहुत ज्यादा आवश्यक है किसी भी देश के नागरिक के स्वास्थ्य के लिए, इसलिए जो है इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ठीक है। तो डोमा की धारा 4 के तहत दवाओं के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करना प्रतिबंधित है, जिसके लिए जो है कारावास या जुर्माना हो सकता है। इसमें से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी दवा से संबंधित किसी भी विज्ञापन के प्रकाशन में भाग नहीं लेगा यदि विज्ञापन में कोई ऐसी बात शामिल है। तो कौन कौन सी ऐसी बात शामिल है यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है डोमा एक्ट 1954 में, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दवा के वास्तविक चरित्र के बारे में गलत धारणा देना, ठीक है। उसके बाद दवा के लिए झूठा दावा करना या अन्यथा किसी भी सामग्री विशेष में गलत या भ्रामक सूचना यहाँ पे देना, वो था धारा 4, ठीक है। यहां तक जो था 2 स्टेटमेंट दिए गए थे धारा 4 के। अब देख लेते हैं धारा 7 में क्या क्या प्रावधान है डोमा एक्ट में। तो उसमें कहा जाता है कि जो कोई भी इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करेगा, दोषी पाया जाएगा तो दंडनीय होगा, और पहली दोष सिद्धि के मामले में कारावास से जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर जुर्माना या फिर दोनों लिया जा सकता है। और अगर दोबारा वही सेम गलती करता है तो दोषी पाए जाने पर कारावास से जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना या फिर दोनों लिया जा सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कुछ कानूनी प्रावधान। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, तो इसमें कुछ कानूनी प्रावधान है। इसके में कहा जाता है कि सीपीए की धारा 89 झूठे या फिर भ्रामक, ये सारी चीजें जो धारा मैं बता रहा हूं ना, अगर इससे संबंधित मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप जब भी टॉपर्स के कॉपीज देखेंगे ना तो उसमें देखिएगा कि बहुत ज्यादा फैक्ट उपयोग किए जाते हैं, जिसके कारण आपका जो आंसर है और बेहतर हो जाता है। तो इसी में कहा जाता है कि सीपीए की धारा 89 झूठे या भ्रामक विज्ञापनों के लिए कड़े दंड लगाती है। इसमें कहा जाता है कि कोई भी निर्माता या सेवा प्रदाता जो गलत या भ्रामक विज्ञापन देता है जो उपभोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है, उसे 2 साल तक की कैद या फिर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकता है, और प्रत्येक के बाद अपराध के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। और जुर्माना जो 50 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है अगर एक ही अपराध दोबारा किया जाता है, तो इस तरह से उनके दंड भी बढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में, इसे भी ध्यान एक बार दे दीजिए। तो उपभोक्ता के हितों के संरक्षण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ है। उसके बाद भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर कार्रवाई होगी। अब उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेंगे। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग
कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। मतलब कि यहाँ पे भी अगर कोई भ्रामक विज्ञापन दिया जाता है, कोई प्रोडक्ट की जानकारी जो है गलत दी जाती है, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। पीआईएल या फिर जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक एवं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से ऊपर केसों की सुनवाई होगी। ठीक है, ये जो कुछ प्रावधान थे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में थे। ठीक है, तो ये जो इतना हिम्मत कैसे हुआ पतंजलि को, बार बार जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगातार जो है ऑर्डर्स भेजे जा रहे थे, उसे बुलाया जा रहा था, फिर भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे राइटर के द्वारा कहा जा रहा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं यहाँ पे गठजोड़ था, तभी जाकर जो है इस तरह का पतंजलि का मनमानी कार्य देखा गया। आयुष और नियामक निकायों के बीच समझौता के बावजूद पतंजलि विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करने में लगा रहा। ठीक है, उसके बाद जनवरी 2017 में आयुष मंत्रालय और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उल्लंघन किया गया। ठीक है, तो पतंजलि मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रतिक्रिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी के अपने फैसले में पतंजलि के अपराधों की गंभीरता पर जोर दिया। उसके बाद पूर्व चेतावनियों और आश्वासनों के बावजूद भी जो है पतंजलि भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने में लगा रहा, उसे किसी से डर ही नहीं था, जिससे न्यायालय को निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, प्रेरित होना पड़ा। तो न्यायालय ने पतंजलि को डोमा एक्ट 1954 में निर्देशित बीमारियों को संबोधित करने वाले उत्पादों के विज्ञापन या फिर ब्रांडिंग करने से रोक दिया और पारंपरिक चिकित्सा के प्रति प्रतिकूल बयान के प्रति आगाह किया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कुछ चीजें। अब निष्कर्ष में देख लेते हैं। तो इसी में निष्कर्षता कहा जाता है कि पतंजलि के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो नैतिक विज्ञापन और उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है, भ्रामक प्रथाओं के लिए नियमों को जवाबदेही ठहराया। न्यायालय स्वास्थ्य सेवा उद्योग की अखंडता को बरकरार रखता है। आगे बढ़ते हुए इसमें कहा जाता है कि नियामक निकायों और निगमों को सार्वजनिक स्वास्थ्य और विश्वास की रक्षा करने के लिए कड़े विज्ञापन मानकों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो है इस तरह के कदम उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पतंजलि पे, और जरूरी भी था क्योंकि कितने भी अव्यवहारिक एडवर्टीजमेंट जो है पतंजलि के द्वारा किए गए, डायरेक्ट जो है पूरा का पूरा एलोपैथी मेडिकल पे जो है सवाल उठा दिया गया, ये गलत चीजें हैं, इसलिए जो है इस तरह की कार्रवाई की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें सिंपली हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम के बारे में। ठीक है, तो जून 2015 से लागू किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम, जो कि आवास और शहरी मामले के मंत्रालय के अधीन आता है। तो भारत सरकार द्वारा लागू किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसके कुछ फीचर्स जो हैं यहाँ पे सिंपली कहा जाता है ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स विद वाटर, मतलब कि सभी मौसम के लिए सुरक्षित होगा, पक्का मकान होगा, जहाँ पे जल की उपलब्धता होगी, किचन होगा, वहाँ पे विद्युत होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा और टॉयलेट भी उपलब्ध होगा, शौचालय भी उपलब्ध होगा। इससे विमेन एम्पावरमेंट होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी फॉर अर्बन पुअर्स, मतलब कि जो भी शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग रहते हैं उनको एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए आसानी होगी। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा, एडिक्वेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पे एक बेहतर सामाजिक संरचना बनाने में भी आसानी होगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से वर्ष 2022 तक, जिसे बढ़ा दिया गया है अभी, देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को हर मौसम में पक्के घर उपलब्ध कराना। यह योजना देश के पूरे शहरी क्षेत्र को कवर करती है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार सभी वैधानिक शहर और बाद में अधिसूचित शहर, जिसमें अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र भी शामिल है, सभी जगह जो है प्रधानमंत्री आवास योजना को लगातार जो है प्रसारित किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में मुख्यतः 4 कार्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें लाभार्थी एलईडी निर्माण, साझेदारी में किफायती आवास, ठीक है, इन सीटू स्लम पुनर्विकास, उसके बाद क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना में ही ये सारी चीजें हैं। तो अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2022 तक पहले से स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए सीएलएसएस को छोड़कर सभी कार्य क्षेत्रों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्रों के लिए उसको 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये कुछ ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, यहाँ पे कुछ आय का यहाँ पे विवरण दिया गया है, जिसमें लाभार्थी की बात की गई है। ये जो मिशन है झुग्गी वासियों सहित ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है,
LIG और MIG श्रेणियों के बीच जो है शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है, जहां पे आर्थिक रूप से कमजोर EWS की अधिकतम वार्षिक आय यहाँ पे 3 लाख है। उसके बाद LIG निम्न आय समूह, उसकी अधिकतम वार्षिक आय जो है 6 लाख होनी चाहिए। उसके बाद MIG जो मध्यम आय समूह है, उसकी जो मैक्सिमम आय होना चाहिए वो 18 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसकी फंडिंग कहां से आ रही है प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी घटक को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू किया जाता है, जबकि अन्य 3 घटकों को केंद्र प्रायोजित, यहाँ पे सेंट्रली सेक्टर्ड, मतलब कि 100% जो पैसा देगा वो केंद्र सरकार देगा, और बाकी 3 जो योजना है ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब कि यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों जो है इसमें पैसा देगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम के तहत सभी घरों में शौचालय, जल आपूर्ति, बिजली और रसोई जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसका मिशन जो है महिला सदस्य के नाम पर या फिर संयुक्त नाम पर घरों का स्वामित्व प्रदान करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जो शुरुआत में ही हम लोगों ने फिगर देखा था। ठीक है, दिव्यांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, SC ST OBC, अल्पसंख्यक, एकल महिलाओं, ट्रांसजेंडर्स, समाज के अन्य कमजोर और कमजोर वर्गों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में भौगोलिक परिस्थितियों, स्थलाकृतियों, आर्थिक स्थितियों, भूमि की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे आदि के आधार पर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप कैफेटेरिया दृष्टिकोण अपना है। ठीक है, मतलब कि जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है यहाँ पे सिंपली कहा जाता है किसी भी देश को अगर आर्थिक विकास करना है तो वहां पे सबसे पहले जो है ह्यूमन डेवलपमेंट करना होगा, तभी जाकर जो है हम लोग गरीबी को कम कर पाएंगे और किसी भी देश का हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से कर पाएंगे। उसी की बात यहाँ पे इस आर्टिकल में की गई है। तो एक सर्वे किया गया था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जो कि एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है जिसका मेनली फोकस होता है किसी भी देश में अगर आय की असमानता है और उससे रिगार्डिंग क्या क्या सरकार के द्वारा पॉलिसीज बनाई जा रही है। जैसे कि इंडिया में कहा जा रहा है कि 1922 से 2023 तक अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा प्रभाव रहा है बिलियनियर राज का। जितने भी अमीर लोग हैं, 1% जो देश की आबादी है जिसके पास मैक्सिमम जो है धन है। ठीक है, तो यही बात कहा जा रहा है कि इसी कारण इसे कहा जाता है बिलियनियर राज, अरबपति राज, जिसका सबसे ज्यादा देश के पॉलिसीज पर अधिकार होता है। ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा हर एक जो कार्रवाई होती है उसको नियंत्रित करते हैं यही अमीर लोग। इसी में कहा जाता है कि उच्च आर्थिक विकास और असमानता में कमी के दोहरे उद्देश्य जो है वो केवल यही सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य हैं केवल मानव विकास में सुधार और गरीबी में कमी के साथ ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी जाकर हम लोग उच्च आर्थिक विकास और असमानता की कमी में के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो मार्च में असमानता और सार्वजनिक नीतियों पर केंद्रित एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने भारत में आय और धन असमानता 1922 से 2023 को अरबपति राज्य का उदय कहा है। ठीक है, इसी का शीर्षक दिया गया है। तो अपने परिणाम प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रीय आय खातों, धन समुच्चय, कर तालिकाओं, समृद्धि सूचियों और आय उपभोक्ता और धन का सर्वेक्षण से डेटा को यहाँ पे संयुक्त किया गया है, तभी जाकर जो है इसे बिलियनियर राज्य या फिर अरबपति राज्य कहा है। आय और धन की असमानता, आय असमानता रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022-23 तक भारत की राष्ट्रीय आय का लगभग 22.6% देश के शीर्ष 1% लोगों के पास है, जो पिछले 100 वर्षों में सबसे अधिक है। और केवल शीर्ष जो है यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 0.1% आबादी के पास जो है राष्ट्रीय आय का 10% है धन जो है इन्हीं लोगों के पास है। इसी कारण जो है आय का लगातार असमानता देखा जाता है भारत में। इस रिपोर्ट में और भी कहा जाता है कि 92 मिलियन भारतीय वयस्कों में से लगभग मात्र जो है 10,000 व्यक्तियों के पास औसतन 22.6 बिलियन संपत्ति है, जो औसत भारतीय से लगभग 16,763 गुना अधिक है। ठीक है, इसी में आय कहा जाता है कि 2014-15 और 2022-23 के बीच शीर्ष स्तर की असमानता में वृद्धि विशेष रूप से धन संकेंद्रण के संदर्भ में स्पष्ट होती है और भारत के आधुनिक पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व वाला अरबपति राज अब उपनिवेशवादी ताकत के नेतृत्व वाले ब्रिटिश राज की तुलना में अधिक असमान हो गई है। ठीक है, यही बात कहा जाता है कि अब इनकी जो कार्य पद्धति है अरबपति राज की, जो पूरा का पूरा राजनीति को कंट्रोल करने लगे हैं, जिससे देश का किस तरह का कार्य होगा उसको नियंत्रित करते हैं, उसको दिशा देते हैं, जिससे आम जनता के हितों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इन अमीर लोगों के
ज्यादा से ज्यादा और अमीर होने के कारण। इसी में आय कहा जाता है कि आय और धन असमानता की गतिशीलता जो है वो आर्थिक वृद्धि और मानव विकास की गतिशीलता से जुड़ी हुई है। मुद्रास्फीति और क्रय शक्ति अंतर के लिए समायोजित भारत की औसत आय जो है 1975 तक चीन और वियतनाम के बराबर रही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि 1975 तक भारत का जो है आर्थिक विकास चीन और वियतनाम के बराबर रहा, और अगली तिमाही शताब्दी मतलब 30 वर्षों में ही चीन और वियतनाम में आय जो है वो भारत में आय की तुलना में लगभग 35 से 50% बढ़ गई। 2000 के बाद जो है चीन की आय आश्चर्यजनक दर से बढ़ने लगी और भारत की आय से लगभग 2.5 गुनी हो गई। हालांकि भारत में विकास की तुलना में चीन में विकास व्यापक आधारित रहा। ठीक है, ज्यादा विकास हुआ। 2022 में भारत में आय में शीर्ष 1% की भागीदारी चीन की तुलना में लगभग 50% अधिक थी। तो चीनी अर्थव्यवस्था जो है वो पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक असमानता में मध्यम वृद्धि के साथ उच्च विकास दर बनाए रख रही है, जबकि भारत की वृद्धि आर्थिक असमानता में अत्यधिक वृद्धि के साथ मध्यम रही है। इसलिए जो है भारत एक गरीब और बहुत असमान देश है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सी चीजें, क्योंकि चीन और वियतनाम का लगातार यहाँ पे एग्जाम्पल इसलिए लिया जा रहा है कि उन देशों में खासकर ह्यूमन डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा कार्य किया गया था। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास किए, वहां पे रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित हुआ। इसी कारण जो है भारत की तुलना में सिर्फ और सिर्फ 30 वर्षों में लगभग 2.5 गुना अधिक डेवलपमेंट करने में सफल हो पाया है। ठीक है, तो इसी में आगे कहा जाता है कि उच्च आर्थिक विकास और असमानता में कमी के दोहरे उद्देश्य केवल तभी पूरे किए जा सकते हैं जब किसी भी देश की मानव विकास में सुधार हो और गरीबी में कमी हो जाए, तभी उस देश के में उच्च आर्थिक विकास और असमानता को कम कर सकते हैं, जैसा कि चीन और वियतनाम ने किया था। इसी के अतिरिक्त यदि आर्थिक विकास को लंबे समय तक कायम रखना है तो मानव विकास में सुधार आर्थिक विकास से पहले होना चाहिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर जिन राज्यों ने यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ फैक्ट्स को यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं राइटर्स के द्वारा कि 30 वर्षों की यहाँ पे डेटा दिया गया है कि कौन कौन से राज्य जो हैं लगभग लगातार जो है उच्च विकास करने में सफल रहे हैं भारत के। तो यहाँ पे लगभग प्रति वर्ष 7% जीडीपी से अधिक विकास कौन कौन से राज्य किए हैं भारत में, तो वे मानव विकास में अपेक्षाकृत उन्नत रहे। इनमें दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वहीं पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर में पंजाब और दिल्ली रहे, जिन्होंने लगभग अच्छे विकास किए हैं। वहीं अगर पिछड़े राज्यों की बात करें तो मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों में झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान रहे। तो उदारीकरण के बाद ये राज्य केवल 5% प्रति वर्ष से कम विकास दर करने में ही सफल हो पाए, और ये जो ऊपर के जो राज्य थे यहाँ पे जिन्हें उच्च विकास दर दिखाए हैं वहां पे 7% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हुआ था। तो इसी में मानव विकास का मुद्दा में कहा जाता है कि मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 में भारत की जो रैंकिंग है 134 है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 193 देशों में 134वां स्थान है भारत का। तो भारत अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन मानव विकास में यह अभी भी यहाँ पे क्लियर कहा जाता है, ये एग्जाम्पल आप कोट भी कर सकते हैं कि भारत जो है 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है वैश्विक स्तर पे, लेकिन फिर भी जो है अगर मानव विकास की बात करें तो श्रीलंका जो भारत के पड़ोसी देश है, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश से भी अपने मानव के विकास में पीछे रह रहा है, और इसकी आर्थिक वृद्धि जो है वो मानव विकास में वृद्धि में परिवर्तित नहीं हुई है। तो गरीबों को आर्थिक विकास का लाभ मिलने तक इंतजार नहीं करना चाहिए, समावेशी विकास को बढ़ावा देना चाहिए, मानव विकास में सुधार करना चाहिए, क्षमता, कामकाज में वृद्धि हो। गरीबी में कमी के अभाव में विकास प्रक्रिया समावेशी नहीं हो सकती और केवल असमानता को बढ़ाएगी। इसलिए जो है सबसे पहले रोजगार दें, रोजगार ज्यादा से ज्यादा सृजित करें जिससे कि गरीबी में कमी हो। इसलिए कहा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार अगर हम आर्थिक असमानता को ध्यान में रखें तो भारत का स्कोर 31.1% कम हो जाता है, और आर्थिक असमानता की सीमा ऐसी है कि इसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से दूर नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ भोजन उपलब्ध करा देने से, सब्सिडी पे गरीबी कम नहीं होगा देश का। उसके लिए उसको रोजगार देना होगा, उसको कौशल विकास करना होगा, उसको सही तरीके से शिक्षित करना होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो अतिरिक्त बोझ पड़ते हैं गरीबों पे, उसके लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा सरकार को, तभी जाकर हम लोग देश में गरीबी को कम कर पाएंगे। ठीक है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। जो लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को कुछ किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है और उम्मीद किया जाता है सरकार के द्वारा कि इससे गरीबी कम हो जाएगी। तो नौकरियों के बिना रियायतें निरंतर और समावेशी विकास का आधार नहीं हो सकता। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नौकरी की बात की गई है ज्यादा से ज्यादा।
जैसा कि बर्ड इनइक्वालिटी लैब के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह की असमानता का स्तर बड़े सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल के बिना कितने समय तक बना रहेगा। ठीक है, इसलिए जो है हमें अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले गरीबी को कम करना पड़ेगा। किस तरह से गरीबी है उसके मुख्य कारणों को ढूंढना पड़ेगा, तभी जाकर समाधान हम लोग सुनिश्चित कर पाएंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है यहाँ पे कहा जाता है सिग्निफिकेंट ह्यूमन राइट्स अब्यूज इन इंडिया से यूएस रिपोर्ट। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के 2023 की रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि भारत में जो है बहुत बड़ी संख्या में जो है ह्यूमन राइट्स का लगातार वायलेशन हो रहा है। उसके क्या कारण है? ठीक है, तो अमेरिकी विदेश विभाग ने अपनी 2023 की मानवाधिकार रिपोर्ट में पाया है कि मानवाधिकार प्रथाओं का एक देशवार संकलन करता है। ठीक है, ये जो अमेरिकी विदेश विभाग है ये मानवाधिकार रिपोर्ट 2023 में विभिन्न देशों का जो है एक मानवाधिकार प्रथाओं का संकलन करता है और भारत में 1 दर्जन से अधिक विभिन्न प्रकार के मानवाधिकारों के हनन की विश्वसनीय रिपोर्ट को चिन्हित किया गया है, जिसमें न्यायोत्तर हत्याएं भी शामिल है। इसी को कहा जाता है अनलॉफुल किलिंग। उसके बाद बहुत से लोग किडनैप कर लिया जाता है, गायब हो जाते हैं, मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया जा रहा है, अभी अरविंद केजरीवाल का मामला है, या हिरासत में लिया जा रहा है, जुर्म कबूल करने के लिए अनेक यातनाएं दी जा रही है, उत्पीड़न किए जा रहे हैं, बार बार इंटरनेट शट डाउन किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर का मामला है। ठीक है, दूरसंचार को अवरुद्ध कर दिया जाता है, जहां पे भी विरोध प्रदर्शन होते हैं दूरसंचार को अवरुद्ध कर दिया जाता है। नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की निगरानी की जा रही है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के विरुद्ध लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है एप्पल का अलर्ट मैसेज आ रहा है। मानवाधिकार रक्षकों को डराया जा रहा है और इंटरनेट पर ट्रोल करना किसी रिश्तेदार द्वारा कथित अपराधों के लिए परिवार के, ये यूपी का एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी बच्चा अगर कोई अपराध करता है तो आप उसे सजा दीजिए, उसके पूरे घर को गिरा देना कहीं ना कहीं उसके पूरे परिवार को दंडित करने के बराबर है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी रिश्तेदार द्वारा कथित अपराधों के लिए परिवार के सदस्यों को दंडित करना और अन्य बातों के अलावा जातीय अल्पसंख्यकों के सदस्यों को निशाना बनाकर हिंसा बहुत बार देखा जाता है कि एससी के बहुत से उत्पीड़न देखे जाते हैं गुजरात में। उसी की बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि जातीय अल्पसंख्यकों के सदस्यों को निशाना बनाकर हिंसा की धमकियों से जुड़े अपराध भी शामिल है, जो है ये रिपोर्ट किया गया है अमेरिकी रिपोर्ट में। ठीक है, तो भारत में मानवाधिकारों के और भी ज्यादा हनन किए गए हैं, तो उसके और भी कुछ मामले जैसे कुकी और मैतेई जाति समूह के बीच जो जातीय संघर्ष हुआ उसमें केंद्र सरकार का बहुत ही खराब रवैया देखा गया। उसी के परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण मानवाधिकारों का हनन हुआ। इसी में कहा जाता है कि सरकार ने मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए जितने भी न्यूनतम विश्वसनीय कदम या कार्रवाई की आवश्यकता थी वो नहीं की गई थी। तो सरकार द्वारा ये देख सकते हैं बहुत से एनजीओ पे भी उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द किया गया है क्योंकि वो रूलिंग पार्टी के विरुद्ध थे। ठीक है, सरकार द्वारा लगभग 1827 एनजीओ संघों के पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने पर प्रकाश डाला गया है। 2017 और 2022 यह देखते हुए कि मानवाधिकार रक्षकों विशेष रूप से महिलाओं, धार्मिक अल्पसंख्यकों और हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले के खिलाफ जो है धमकियों और हिंसों की कई रिपोर्ट आई थी। बहुत से जो एनजीओ थे जो चाहे वो वुमेन्स के लिए कार्य करते हों या फिर अल्पसंख्यकों के लिए कार्य कर रहे हो या फिर ट्राइब्स के लिए कार्य कर रहे हो, ठीक है, फिर भी जो है उनको अनेक धमकियां दी गई, हिंसा का सामना करना पड़ा। इसी में आगे कहा जाता है आतंकवादी समूहों द्वारा मुसलमानों और दलितों को मवेशियों के परिवहन या फिर वध के लिए मारने की विश्वसनीय रिपोर्ट का दस्तावेजीकरण करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सतर्कता के इन कृत्यों को कम करने के लिए 2018 में निर्देश दिया था। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन का दस्तावेजीकरण किया गया। 13 राज्य सरकारों के पास जबरन धर्म परिवर्तन और विवाह के उद्देश्य से जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने वाले कानून थे और व्यवहार में इनका उपयोग अक्सर जो है वो गैर हिंदू धर्मों में रूपांतरण और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों की शांतिपूर्ण धार्मिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो गैर राज्य तत्व क्या क्या है? तो जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य और माओवादी आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादियों ने सशस्त्र बलों के कर्मियों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों और नागरिकों की हत्या और अपहरण सहित गंभीर दुर्व्यवहार दिखाए हैं। तो ये था जो चिन्हित किया गया है। बहुत सारे जो है ह्यूमन राइट्स के मामले यहाँ पे देखे गए हैं इंडिया में, जिसकी कहीं ना कहीं सुई देखी जाती है रूलिंग पार्टी के अव्यवहारिक, ठीक है, असंतुलित व्यवहार को, जो एक केंद्र में सरकार का
व्यवहारिक कदम नहीं उठाए जाने के लिए यहाँ पे चिन्हित करता है। बहुत सी जगह जो है सरकार के द्वारा जानबूझकर जो है सही कदम नहीं उठाए गए, उसी को यहाँ पे चिन्हित किया जाता है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स की एक पहल है, तो कौन सी एक पहल है? तो यहाँ पे सभी के सभी जो कथन है वो गलत है, ठीक है, क्योंकि जो है GAIA मतलब कि ग्लोबल अलायंस फॉर इंसिनरेटर अल्टरनेटिव्स जो है मेनली एक NGO है, ठीक है, मेनली जो है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में नवीन और शून्य अपशिष्ट समाधानों का समर्थन करने पर केंद्रित है GIAI, ठीक है। तो GIAI जो है एक NGO है, ये ध्यान रखिएगा, जो जमीनी स्तर के संगठनों और व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भस्मीकरण और अपशिष्ट के बिना दुनिया की दिशा में काम करता है। मतलब कि इंसिनरेशन और वेस्ट के बिना जो है ये दुनिया में कार्य करता है, और उनका मानना है कि इस पृथ्वी के सीमित संसाधन, स्वास्थ्य और नाजुक जीव मंडल अकुशल और प्रदूषणकारी उत्पाद प्रथाओं से खतरे में है। इसलिए जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है GIAI के द्वारा, खासकर एशिया पैसिफिक क्षेत्रों में, कि जो अपशिष्ट वेस्ट है उसके सही तरीके से समाधान किया जाए। उसके बाद यही सारी बातें जो है मैं बताया हूँ। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, मुख्यतः 4 बिंदु यहाँ पे केंद्रित है: भस्मीकरण, शून्य अपशिष्ट, प्लास्टिक और जलवायु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, सुनामी जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होती है। दूसरा स्टेटमेंट है, सुनामी जो है वो छोटी लहरें होती है जो कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाती है। तीसरा स्टेटमेंट है, सुनामी केवल प्रशांत रिंग ऑफ फायर में आती है। तीनों का तीनों ऑप्शन जो है गलत है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में जो है माउंट रुआंग ज्वालामुखी के 5 बार फटने, राख और लावा निकलने के बाद जो है इंडोनेशियाई अधिकारियों ने सुनामी की चेतावनी दी थी। तो ये ध्यान रखिएगा, माउंट रुआंग, ठीक है, जो कि इंडोनेशिया में है। तो सुनामी पानी के भीतर होने वाली हलचल से उत्पन्न होने वाली बड़ी समुद्री लहर है, जो आमतौर पर समुद्र तल के नीचे या उसके निकट आने वाले भूकंपों से जुड़ी होती है। ये गड़बड़ी जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन या फिर यहां तक कि उल्कापिंड के प्रभाव के कारण भी हो सकता है, जब समुद्र तल अचानक विस्थापित हो जाता है तो यह ऊर्जा को ऊपर के पानी में स्थानांतरित कर देता है, जिससे कि लहरों की एक श्रृंखला बन जाती है, जिसे सुनामी के रूप में जाना जाता है। और ये लहरें जो है वो पूरे समुद्री घाटियों में ट्रेवल करती है, यात्रा करती है, और गहरे पानी में लगभग 500 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंच सकती है, और उथले तटीय क्षेत्रों में पहुंचते पहुंचते अत्यधिक ऊंचाई तक बढ़ जाती है, जिससे कि महत्वपूर्ण क्षति और जीवन की क्षति होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो है एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इजराइल, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, मैंने पहले ही बताया है, इजराइल हो गया, ईरान हो गया, ठीक है, कल भी एक लोकेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इजराइल कितने देशों के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है? लेबनान, सीरिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र। सऊदी अरब नहीं होगा, ईरान नहीं होगा, हम लोगों ने बहुत बार देख चुका है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ जो है 3 हो जाएगा सही, ठीक है। इसको हम लोग फिगर में भी देख सकते हैं। ये इजराइल है, यहाँ पे इजिप्ट के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन में जो था जॉर्डन नहीं था, ठीक है, इसलिए जो है 3 ही ऑप्शन सही थे। तो ध्यान रखिएगा, इजिप्ट, लेबनान, सीरिया और जॉर्डन जो है इजराइल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, और सऊदी अरब नहीं शेयर करता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मेडिटेरियन सी के साथ बॉर्डर शेयर होता है इजराइल का। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करेंट अफेयर से रिलेटेड थे। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।